नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और अब सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला की, जहां सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला को 11 परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम ने करोड़ों की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकुला विकास के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया, जो जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पंचकुला में राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 7,500 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि ये सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत भी है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है और धान के बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया है। सीएम ने आगे कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेष प्रकार की जो योजना, एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनॉग्रेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। तब ने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई। 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी देके जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई, 98,000 एकड़। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो यह है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना। और अब खबर है चरखी दादरी से, जहां शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी के महेंद्रगढ़ रोड पर एक होटल में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने डीआई दलबीर सिंह और महिला थाना प्रभारी उर्मिला के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। मौके से 7 लोगों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने सभी को दादरी के कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 को जमानत पर छोड़ा गया और 2 को जेल भेज दिया गया।
दाबिश डालकर 4 महिला और 3 लड़कों को पकड़ा, प्रोसिक्यूशन और उनको पेश कोर्ट में किया। तो चरखीदादी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और इस दौरान 4 महिलाओं और 3 लड़कियों को पुलिस ने काबू किया है। डेराबस्ती के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बजट को सभी के हित का बजट बताया है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि पहली बार पंजाब में किसी सरकार ने लोगों की राय लेकर इस बजट को बनाया। तो वहीं कांग्रेस पर भी कुलजीत सिंह रंधावा ने निशाना साधा। देखो दो चीज़ां ने जी, बीबा जी ये विरोधियों का हक बनता है तंज कसने। अच्छा उन्होंने मलाई खाधी हुण भुखे मरदे फिरदे तां रौला पाउंदे, गल कुछ नहीं, क्योंकि सरकार दे विच बहुत माड़े हालात ने। उन्होंने जिहड़े बंदे ने मिनिस्ट्रियां हंडाईयां, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ पता ਸੀ। अंबाला में रिश्तों का कत्ल हुआ है, जहां एक महिला ने अपने पति को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसकी किसी बात को लेकर पति से बहस हो गई। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह रिश्तों को तार तार यहां किया गया। भाभी नहीं मारा है, भाभी को सजा देनी पड़ेगी। अंबाला में हुआ रिश्तों का कत्ल, पत्नी ने पति की ली जान, हत्या के बाद शव नाले में फेंका। आपसी झगड़े में पत्नी बनी हत्यारी। अंबाला से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने आपसी कहासुनी के बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी महिला ने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने 2 दिन तक घर के टॉयलेट में शव को रखा। बदबू आने पर जब आरोपी महिला से घर वालों ने पूछा कि ये बदबू किसकी आ रही है, तो उसने कहा कि शायद चूहा मर गया है। बाद में शव के हाथ पैर बांधकर नाली में फेंक दिया। पुलिस ने नाले से मृतक का शव बरामद किया। इस दौरान युवक के हाथ पैर बंधे हुए मिले। मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय रोहताश के रूप में हुई है, जो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था। मृतक की बहन भूरी ने बताया कि 3 दिन पहले उसके भाई रोहताश और उसकी भाभी कमलेश का झगड़ा हुआ था। उसी रात को कमलेश ने उसके भाई की हत्या कर दी। मेरी लड़की गई थी कहने मेरे से, तो मामा जी पढ़ाए नाले में, तो मैं आई थी भर के देखने को। तो देखा तो मैंने भाभी से कही, भाभी कपड़े आपके लग रहे हैं ये। भाभी मना कर रही थी अपने नहीं है कपड़े। तो मैंने भाई पहचाना पजम्बे से, मैंने कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं। तो नाले में पड़ा तो हाथ बंध रहे थे, मुँह बंध रहा था, पैर बंध रहे थे और गटर में डाल दिया था, उसने कर दिया। भाभी पे भाभी नहीं मारा है, भाभी को सजा देनी पड़ेगी। पुलिस के मुताबिक रोहताश अंबाला में मेहनत मजदूरी का काम करता था। वो अपने परिवार के साथ सेक्टर 1034 HSVP हुडा घसीटपुर में रहता था। रोहताश कई दिनों से लापता था। मंगलवार सुबह रोहताश का शव घर के नजदीक नाले से बरामद हुआ। हमें एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी सेक्टर 34 के पास आशियाना क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ उसको देख लिया तो उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि इसने मार कर इसको छुपाने की नीयत से यहाँ ऊपर चादर वगैरह फटा वगैरह डाल रखा है। जो नाम पता करने पर उसका नाम रोहतास रहने वाला मुरादाबाद का 32 साल उम्र है। डेड बॉडी उसकी थी। जो उसके ब्रदर के बयान पे उसकी वाइफ के खिलाफ 302 का पर्चा देकर आगे जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा करने का दावा भी कर रही है।
अंबाला से हर खबर के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट। पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और फिरोजपुर देहात से विधायक रजनीश दहिया से खास बातचीत की है। पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड सुरंजीत सिंह ने रजनीश दहिया ने कहा है कि पहली बार पंजाब विधानसभा में पेपरलेस बजट लाया गया, जिसके चलते सरकार ने 21 लाख रुपए बचाए। और क्या कुछ कहा रजनीश दहिया ने, आप जरा सुनिए। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार ने आज पंजाब का पहला बजट पेश किया, वहीं अलग अलग नेताओं और प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया अलग अलग पार्टियों से आना शुरू हो चुकी है। आज हमारे साथ पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रजनीश दहिया और फिरोजपुर रूरल से विधायक भी हैं। दहिया साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दहिया साहब, सबसे पहला 1,55,860 करोड़ रुपए का बजट, क्या लगता है आने वाले समय में पंजाबियों को कितना फायदा होने वाला? देखो, ये जो बजट आया इस बार ये सिर्फ और सिर्फ लाभकारी, परोपकारी और पंजाबियों के भलाई के लिए बजट तैयार किया गया। इससे पहले जो बजट था उसमें सिर्फ मात्र घोषणाएं हुआ करती थी, इसमें एक्शन भी है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में SC BC भाईचारे के लिए 26-27 हजार करोड़ रुपए इस बजट में से लगाए जाएंगे। क्या लगता है कितना फायदा? बहुत फायदा मिलेगा। देखो, पहली बार 25,000 लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या गरीब या और निचले तबके से आते हैं, उनके लिए 25,000 मकान बना के दिए जाएंगे उनको। इससे पहले कि गरीबों की आवासीय योजनाएं बड़ी बनती थी या बहुत सिर्फ कागजों में उनकी घोषणाएं रह जाती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर कभी भी इन पॉलिसियों को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और सरकार ने जो प्रावधान रखा है 25,000 मकान बना के देंगे। और वो जो मकान होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये नहीं होगा कि उसमें डी ग्रेड मटेरियल लगा, बाकायदा उसका प्रॉपर उसका साइट प्लान तैयार होगा, मटेरियल चेकअप होगा और एक अच्छे मकान बना के दिए जाएंगे ताकि जो उसमें रहेगा उसको लगेगा कि मेरे लिए मेरी सरकार ने कुछ किया है। 15 से बिजली देना बिल्कुल 1 जुलाई से शुरू हो रही है। फिरोजपुर देहाती के वहाँ के लोगों के लिए इस बजट में से आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सबसे बड़ी बात है आपको देखा जाता है कि आप आज भी सोशली जुड़े हुए हैं, आज भी कतार में खड़े होते हैं। तो आपके एरिया में कितने बजट का कितना फायदा? देखो, मेरे हल्का देहाती के अंदर एक शहीद आजम भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके नाम पर, जिसको स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। और पंजाब सरकार ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो ग्रांट है वो डबल कर दी है। तो मेरे फिरोजपुर में जो SBS कॉलेज आता है वहाँ पर बच्चों के लिए जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो ग्रांट है वो डबल होगी, बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रजनीश दहिया और जो कि फिरोजपुर देहाती से विधायक भी हैं और साथ ही प्रवक्ता भी हैं। और देखिए, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता हों, विधायक हों, प्रवक्ता हों, सब अपनी पार्टी द्वारा लाए गए बजट की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आने वाला ये जो बजट है ये पंजाब वासियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आगे चल करके पता लगेगा कि इतना फायदा पहुंचता है पंजाब के लोगों को। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ मैं स्वरण, विधानसभा पंजाब। पानीपत में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बीती रात जनरल वार्ड से मां के पास से आवारा कुत्ते ने 2 दिन के नवजात बच्चे को उठाकर ले गया और बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही मां की नींद टूटी तो बच्चा गायब मिला। वहीं जब मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और अस्पताल मालिक से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया और मीडिया के सामने बयान जारी नहीं किया। ऐसा पता चला कि जब हम लौट रहे वहां से उन्होंने एकदम महसूस किया कि अब कुत्ता ले गया, ये पता लगा हम लोग। कितने दिन का बच्चा था? करीबन 4-5 दिन के आसपास हो। तो कौन सी बिल्डिंग पे चले गया? ये इस कमरे में जी, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले और कोई था? सिक्योरिटी तो शायद इसमें है नहीं, दिखे अंदाजा वो भी चला पक्का नहीं है। ये बच्चा था जिसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने बताया डिलीवरी के लिए लेके आए थे, बच्चे ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद फिर उन्होंने जो लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं ये बच्चे हमारा एक्सपायर हो गया। कैसे हुआ सर? उसको अपनी दादी के पास लेटा हुआ था रात को, उसको वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले गए, वो एक कुत्ता। अच्छा। हाँ जी। शव कहाँ? सब हॉस्पिटल के बाहर। खबर है हिसार से, जहां गांजा सप्लायर के मुख्य आरोपी को उड़ीसा के नक्सली इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह के निर्देश के अनुसार
हिसार की नशा निरोधक पुलिस की टीम ने उड़ीसा पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन किया था, जिसमें गांजा सप्लाई करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आरोपी धर्मपाल और उसके 10 साथी महिलाओं सहित एक ग्रुप में उड़ीसा गए थे और साथ ही 1 क्विंटल गांजा भी अपने साथ लेकर आए थे, जिनमें से पुलिस की टीम ने धर्मपाल और गोपी से 52 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद नायब सिंह सैनी ने अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वर्षों के मंथन, चिंतन, देशहित और युवाओं के करियर को ध्यान में रखने के बाद सेना में अग्निवीरों की भर्ती कराने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस निर्णय से हिंदुस्तान की सेना विश्व की सबसे यंगेस्ट सेना बन जाएगी। साथ ही विधायक सुभाष सुधा ने अग्निवीर योजना को अमली जामा पहनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस योजना से देश की सेना सबसे नौजवान सेना के रूप में अपनी पहचान बना पाएगी। इस योजना को लेकर युवाओं को किसी भी विपक्षी दल के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और सबसे पहले इस योजना को अच्छी तरह से समझना भी होगा। गुरुग्राम में पीएम आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां मायरा बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने के बाद खरीदार डीटीपी दफ्तर पहुंचे और डीटीपी और एटीपी के ट्रांसफार्मर के बाद, आपको बता दें कि डीटीपी और एटीपी के ट्रांसफर के बाद खरीदारों ने रोष व्यक्त किया। साथ ही लोगों ने सभी खरीदारों की राशि वापस कराने की मांग की। दरअसल मायरा बिल्डर का एक अकाउंट फ्रीज किया गया था, साथ ही बिल्डर को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जिसके चलते सेक्टर 103 में मायरा का प्रोजेक्ट रुक गया। जानकारी के मुताबिक समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्मवीर सिंह छोकर का बेटा सिकंदर छोकर मायरा होम्स का डायरेक्टर है, जिसने फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस लिया था। और यही वजह है कि राजनीति में दबदबा होने की वजह से सरकार अब तक कोई सख्त कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ नहीं कर सकी है, लेकिन लोग जरूर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर खरीदारों को न्याय कैसे मिलेगा। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए। एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट बना दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, बिल्डर के थ्रू। एंड यूज़र वो दर दर भटक रहा है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर को पैसे देने हैं नहीं देने, काम कब चालू होगा नहीं चालू होगा, बिल्डर के पास में क्या लीगल राइट्स हैं नहीं है, प्रोजेक्ट की स्टेट क्या है, कुछ ही नहीं पता। ना नहीं मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता। बिल्डर के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। बिल्डर के पास में कोई स्टेट नहीं है, वो हमको पेमेंट के लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जा रहा है। और मायरा 103 में काम जो नहीं चल रहा उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग इसलिए ही आए हैं यहाँ पे कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है और बिल्डर उसके बाद भी पेमेंट की डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट ने कई जगह ये किया है कि हमने बिल्डर के अगेंस्ट लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, बिल्डर काम नहीं कर रहा, हम एक्शन ले रहे हैं, जो कि एक मोर ज़्यादा रीज़न है हमारा पेमेंट ना करने का। बट स्टिल बिल्डर हमको तो थ्रेट कर रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कैंसिलेशन करेंगे या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसके रिगार्डिंग सबको मेल कर रखा है। सोनीपत में पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि मामला मीमारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 जून को बालू खनन की खान पर मैनेजर की हत्या कर दी गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के जरिए कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, जिसके चलते केस सीआईए पुलिस को सौंपने की मांग भी उठाई गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की हत्या के पीछे
कई बड़े गैंग जुड़े और मामले में बड़े नेताओं की मिलीभगत होने का भी आरोप है। साथ ही पीड़ित परिवार ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे दौर पर फोन आया था 3 बजे पुलिस का। उन्होंने बोला कि ये फोन किसका? मैं कहा मेरे लड़के का है। अगर खान में काम करता, मैं कहा जी। अगर इसका चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया। फिर दूसरे ने फोन लेकर बोला कि भाई इसका तो लट्ठा से मारा गया है। मन की मेरी बात कराओ, मैं कैसे साथ सच मानूं कि मेरा लड़का मारा गया है। अब तो फिर मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने अपना लड़का उठाया, फिर ये गया। सर ये 25 तारीख की को मामला था, आज 28 तारीख हो चुकी है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक। और हमने पुलिस के पास जाके जिन जिनके नाम हमारे सामने हैं हमने उनके नाम लिखवाए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर। क्या मामला था पूरा, क्या कुछ था? नाम दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस। क्या मामला हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था? 25 तारीख को मेरे भाई का 10 बजे हमारे पास कॉल आई थी। 10 बजे तो उसने बोला था अभी करता हूँ 5 मिनट में, कोई आदमी आ गई। तो उसके बाद 3 बजे हमारे पास पुलिस की कॉल आई रात को कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और एक बार यहाँ आ जाओ खैन में, जहाँ पे नौकरी करता था। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उसके बाद पुलिस वालों ने, हम बोले भाई नाम लिख लो इनके, बोले ऐसे बिना पूछताछ के नाम न लिखवाओ, तो बाद में जो तुम्हारे पास नाम आए तो तुम नाम लिखवा देना। अब हम बाद में नाम लिखवाने तो पुलिस वालों ने नाम लिखे नहीं किसी का। तोशाम के गांव बागनवाला के रहने वाले किसान मंजीत फोगाट किसानों को बागवानी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि खेती हो या फिर नौकरी, अगर हौसला हो तो कुछ कर दिखाने का और कोई भी काम नामुमकिन नजर नहीं आता है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अक्सर कृषि वैज्ञानिकों के आधुनिक फसलों की खेती की सलाह देते हैं। और इसके साथ ही तोशाम के किसान मंजीत फोगाट परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी कर रहे हैं। किसानों ने यह भी बताया कि उन्होंने बागवानी की शुरुआत 2009 में की थी। उन्होंने 25 एकड़ में बागवानी की शुरुआत की और किन्नू के पौधे लगाए। इन पौधों के बीच की खाली जगहों में अन्य फसलों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पच्चीस एकड़ में किन्नू का बाग लगा रखा है। कब शुरुआत की थी आपने? 2009 से शुरुआत करी। सरकार से आपको किस प्रकार की सहायता मिली? सरकार से हमें सोलर के ऊपर 25% सब्सिडी, पानी का टैंक सरकार की तरफ से फ्री था जी, 100% सब्सिडी। सिंचाई के लिए आप किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। होडल में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और हिमाचल के धर्मशाला से सांसद कृष्ण कपूर पहुंचे। रमेश कौशिक का ब्राह्मण समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जहां रमेश कौशिक ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग संगठित रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतक में बनने वाले परशुराम मंदिर की जमीन का फैसला सीएम मनोहर लाल ने समाज के हक में दिया है और जल्द ही वहां पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध व्यास ने कहा कि जिले की कार्यकारिणी की हम घोषणा करते हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।